यदि इनका द्वंद्वों का पहलू यदि इनका प्रभावी ढंग से समाधान नहीं किया जाता है तो व्यक्ति को आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। ठीक है, हो सकता है वो एकदम अकेले रहना पसंद करें। ठीक है, अब लास्ट है हमारा संकट हस्तक्षेप। संकट हस्तक्षेप होता है उन लोगों की मदद करना जो ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं या घटना का सामना कर रहे हैं जो उनकी मानसिक और शारीरिक या भावात्मक बिहेवियर उन सब चीजों में प्रॉब्लम कर रही है, उनको संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो संकट हस्तक्षेप ये होता है। संकट हस्तक्षेप मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले संक्षिप्त उपचार है। यानी मानसिक स्वास्थ्य के पेशेवर यानी काउंसलर हो गए, साइकोलॉजिस्ट हो गए, साइकाट्रिस्ट हो गए, इनके द्वारा या थेरेपिस्ट हो गए, इनके द्वारा दिए जाने वाला उपचार है जो कि आपके क्लाइंट के साथ होता है। संकट किसी व्यक्ति की जीवन में उसके सामने आई किसी दर्दनाक घटना या अनुभव जैसे प्राकृतिक आपदा। ठीक है, मान लो अभी जो हमारी कोविड आई थी, कोविड की वजह से हो सकता है किसी प्रियजन की मृत्यु हो गया, तलाक हो गया है ना, या किसी से बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा था वो रिलेशन टूट गया आपका। ठीक है, आपका बेस्ट फ्रेंड से आपकी दोस्ती टूट गई, कोई दुर्घटना हो गया, डकैती हो गई, सब कुछ, किसी के घर में आग लग गया है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हम लोग कुछ लोग ऐसे होते हैं कि समझा लेते हैं चलो यार कोई बात नहीं है, हम फिर से कोशिश करेंगे। कोई अपना जैसे डेथ कर गया, किसी बहुत क्लोज की डेथ हो गई, तो उसमें कुछ लोग सोचते हैं यार मरना तो सबको एक दिन था ही, चलो कोई बात नहीं है, मतलब ठीक है अब हो गया तो हो गया, इसमें कोई क्या कर सकता है। ठीक है, जिसकी जीवन जिसका जो जन्म लिया है उसको मरना तो है ही। वहीं कुछ लोगों में ये चीज़ें नहीं होती है, मतलब कुछ उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते हैं, हर चीज़ को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, समटाइम्स कोई मतलब डिप्रेस रहता है, प्रॉब्लम में रहता है, फिर उसके बाद वो नॉर्मल होने लगता है। लेकिन हर इंसान में ये चीज़ें नहीं होती हैं। हर इंसान की बर्दाश्त करने की क्षमता जो है स्ट्रांग नहीं होती है। तो उन लोगों का क्या होता है, मानसिक बीमारियां होने लगती है। जैसे हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये क्या होता है कि लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहना। मतलब नॉर्मली स्ट्रेस जो होता है, अगर आपका कोई दुर्घटना हुआ और उसके 48 या 72 घंटे यानी 3-4 दिन के अंदर आप नॉर्मल नहीं हुए, और उसके बाद भी अगर 1 हफ्ते बाद भी अगर उस दुर्घटना या 2 महीने बाद भी उस दुर्घटना के बारे में बात किया जा रहा है, आप सेम पैनिक, सेम स्ट्रेस उस टाइम फील कर रहे हो, सेम डर आपको लग रहा है, मतलब उसके बारे में बस जिक्र करने से आपको वैसा ही डर लगने लग रहा है, या सपना भी देख रहे हो तो पसीने आ रही है, हाथ पर कांप रहे हैं, जैसा उस सिचुएशन में आपका एग्जैक्टली हुआ था। सपना देख रहे हो या उस बारे में बात कर रहे हो या फिर उस जगह पे जाने से भी आप डर रहे हो। ठीक है, तो वो क्या होता है, हमारा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है। तो संकट हस्तक्षेप के लक्षण निम्नलिखित है। पीड़ा देने वाली अभिघातक ट्रॉमेटिक घटना के लक्षणों को संतुलित करना। वो जो घटना है उनकी लक्षण जो है उनको कंट्रोल में करना, इनका पहला लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। किसी पीड़ादायक घटना या लक्षणों के प्रभाव की गंभीरता कम करना, उसकी जो गंभीरता है उस पर प्रभाव डालने वाली उसको कम करना, कि उस जगह पे धीरे धीरे ले जाना या उस जगह के अगल बगल उनको घुमाना, अच्छी बातों को करना कि हर जगह हर बार वो दुर्घटना नहीं होगी इस जगह पर, है ना। सामान्य स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया, जिसमें सामान्य लोग असामान्य घटनाओं पर सामान्य प्रक्रिया देते हैं, को सुगम बनाना। ठीक है, जैसे सामान्य लोग उस सिचुएशन पर कैसा अपना प्रक्रिया देते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, उन सब चीजों से उनको अवगत कराना। अनुकूली कामकाज या कार्यात्मक क्षमताओं को दोबारा क्रियात्मक करना। निर्णय लेने में सहायता करना कि क्या डिसीजन लेना है आपको, इन सब चीजों में। हस्तक्षेप परामर्श के तत्व। संकट हस्तक्षेप अभिघातक घटना के कारण क्लाइंट की पीड़ा को कम करने और सांवेगिक सहयोग की पेशकश करने और वर्तमान समय में व्यक्ति की समायोजी रणनीतियों को विस्तारित करने पर केंद्रित है। ठीक है, कि व्यक्ति का जो इमोशन है वो कैसे नॉर्मल किया जा सके, इन सब चीजों पे केंद्रित है। स्थिति का आकलन करना, उस स्थिति में क्या हुआ था, उनसे प्रश्न पूछना और उसके बाद उन्होंने क्या महसूस किया, ठीक है, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, एक बेहद महत्वपूर्ण कदम होता है ये क्लाइंट के लिए काउंसलर का। ठीक है, और किस ढंग से उससे निपटा जा सके, उन्होंने कैसे निपटा, उसकी जगह अगर नॉर्मल इंसान होता तो वो कैसे बिहेव करता, कैसे निपटता उस सिचुएशन से। क्लाइंट को शिक्षित करें
यह समझना महत्वपूर्ण है कि पूरी और सटीक जानकारी होने से अभी समस्या हल हो जाती है। ठीक है, आधी समस्या अगर पूरी जानकारी आपके पास होती है तो आधी समस्या तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। संकट का सामना कर रहे क्लाइंट को उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी देना कि उस सिचुएशन से आप, उस दुर्घटना से आप बाहर आ चुके हो, इतने साल या इतने महीने बीत गए उस बात को। ठीक है, अब तो सब चीज नॉर्मल हो गई है, फिर भी आप क्यों डर रहे हो। ठीक है, ये सब बातें बताना और उनसे पूछना, सवाल करना। क्लाइंट को सहायता या सहयोग की पेशकश करें। क्लाइंट को हेल्प करना कि शांत हो जाए, हम आपके साथ हैं, हम भी उस चीज से निपटे हैं। ठीक है, हमारे साथ भी ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो हम किससे निपटते हैं। परामर्शदाता का सक्रिय श्रवण कौशल, बिना शर्त स्वीकृति और सहानुभूति, वही एम्पैथी होना चाहिए, और उसको स्वीकार करने वाला बेशर्त कि हाँ आप जैसे भी हो, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, आपकी भावनाओं का, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं, और हम आपको सुन रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो हम उस चीज को फील कर सकते हैं। ठीक है, सहानुभूति दिखाना। क्लाइंट की ताकतों और समायोजी कौशलों को विकसित करना कि आपके अंदर वो जो क्षमताएं हैं, जो आप पहले इतने, आपके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, आप उन चीजों को बाहर लाओ। सहयोग प्रदान करने के अलावा परामर्शदाताओं के लिए जरूरी है कि तत्काल संकट से निपटने के लिए क्लाइंट में समायोजी कौशलों और अन्य संसाधनों को निर्मित करें। परामर्शदाता समस्या के वैकल्पिक और संरचनात्मक समाधान तलाशें। जीवन कौशल विकसित करें, सकारात्मक दृष्टिकोण बनाना, उनकी सोच, उनकी भावनाओं पे काम करना। फिर दुख और शोक परामर्श। मनुष्य नश्वर है, इसलिए दुख, अब देखो दुख क्या है और शोक क्या है। हमारे लाइफ का दो पहलू होता है, दुख सुख, है ना। कुछ लोग नकारात्मक भी सोचते हैं, सकारात्मक, हमारे माइंड में बहुत तरह के थॉट आते हैं, ज्यादातर नकारात्मक आते हैं, सकारात्मक भी आते हैं। ठीक है, दुख और सुख तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, दोनों के बिना लाइफ अधूरी है। अगर इंसान के पास सिर्फ खुशियां होंगी तो उनके पास मतलब कुछ जीने का मकसद ही नहीं रहेगा, भाई साहब हमारे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही है। ठीक है, और जो इंसान हमेशा दुखी रहेगा, थोड़ी सी भी खुशी नहीं आएगी तो वो भी एक अनकंफर्टेबल हो जाएगा कि भाई साहब मतलब मुझसे बड़ा दुखी कोई है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों के बिना दोनों अधूरा है। अगर दुख भी ज्यादा हो जाएगा उससे भी प्रॉब्लम है, खुशी भी ज्यादा मिल जाएगी उससे भी इंसान 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दोनों इंसान की लाइफ में एक बैलेंस बनाता है। इसको स्वीकार करना हमारा धर्म है कि आप इन दोनों चीजों को स्वीकार करें। किसी एक, अगर दुख खत्म होगा तभी तो सुख आएगा, सुख खत्म होगा फिर दुख आएगा, फिर दुख आएगा तभी तो फिर दोबारा सुख आएगा आपके पास। तो जैसे किसी प्रियजन को खोना दुख और शोक का कारण हो सकता है ना। तो यहाँ पे हमको दुख महसूस होगा, शोक करेंगे, है ना। या किसी दुर्घटना में आपका आ जाना, ठीक है, आपके किसी प्रियजन का आपसे दूर जाना, है ना, ये सब चीजें क्या हो जाती है, हमारे अंदर दुख और शोक पैदा करती है। दुख नुकसान की किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे किसी आपकी फैक्ट्री में लॉस जा रहा है, ठीक है, आपकी कंपनी घाटे में जा रही है, ये भी हमारा दुख का कारण हो सकता है। क्रोध की, और वहां पर दुख होता है तो क्या होता है, क्रोध होता है कि यार मेरा घाटा कैसे हो गया, हमारे वर्कर अच्छे नहीं है, ठीक है, या मशीनें खराब दे रही है, कंपनियां अच्छी नहीं है, ठीक है, बहुत सारी हमारे अंदर इमोशंस आती है। जब हम दुख या शोक शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में केवल एक चीज आती है, वह है किसी प्रियजन की मृत्यु। परंतु यदि हम उपरोक्त परिभाषा को देखें तो दुख को बहुत व्यापक तरीके से बताया गया। किसी भी प्रकार के नुकसान की प्रतिक्रिया, उसमें भी हम दुख महसूस करते हैं, चाहे वह किसी व्यक्ति हो या पालतू जानवर। कुछ लोगों का ना जानवर से भी बहुत ज्यादा लगाव होता है। जिनके घर में पेट होते हैं वो उनको एकदम अपने फैमिली मेंबर की तरह मानते हैं। अगर उनको कोई चोट लग जाती है या उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम वो एकदम तिलमिला जाते हैं, जैसे किसी अपने प्रियजन को उन्होंने खो दिया है, ठीक है। तलाक हो जाना, तो ये सब भी हमारा दुख और शोक का कारण होता है। किसी का मतलब कैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, वहां पे किसी ने अपनी हाथ पैर गवा दी, विकलांग हो गया, वो भी सिचुएशन कैसा हो सकता है, हमारा दुख और शोक भरा हो सकता है, ठीक है। इस मॉडल के अनुसार पहले 4 चरण के दौरान व्यक्ति वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता है। एक्चुअल में जो आपके साथ इवेंट हुआ है, जो शोक हुआ है, उस चीज को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और एक्सेप्ट करने में इतना समय लगा देते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो मानसिक बीमारियां कब्जा कर लेती है। उस टाइम हमारे अंदर बीमारियों का
घर बेसरा बन जाता है। और उस सिचुएशन में कभी कभी ऐसा होता है, हम इतनी ज़्यादा तिल मिला जाते हैं, इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो हम बहुत सारे खुद से सवाल करने लगते हैं कि मैं हूँ क्यों, मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरा जीवन बहुत ही गंदा है, ठीक है, मुझे ये जीवन नहीं चाहिए था, भगवान कहाँ है। जब ये सब हो रहा था तुम कहते हो कि भगवान है, कहाँ है भगवान, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ भगवान कहाँ थे, तुमको भगवान ने क्यों नहीं बचाया, इस टाइप का प्रश्न उठने लगता है। ये सब क्यों होता है, गुस्से की वजह से। और गुस्सा किस वजह से हुआ, क्योंकि हमारी लॉस हुई, हमारे साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से हम दुख और शोक में हैं, तभी हम गुस्सा कर रहे हैं। और गुस्सा की वजह से ये हमारे से प्रश्न निकल रहा है कि भगवान है कहाँ है। आपके चाहने वाले बहुत बोलते हो ना, ये होता है, ऐसे होता है, पूरे ब्रह्मांड को भगवान चलाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों पे सवाल करते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि दुख प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक अनूठा अनुभव, यानी कि हर किसी की लाइफ में आता है और वो अनुभव हर कोई फील करता है, ठीक है। इससे निपटने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अनुभव या उनकी अपनी अपनी रणनीतियां होती है कि वो किस तरीके से अपने आप को संतुष्ट कर पाता, अपने आप को उस दुख, उस शोक की अवस्था से बाहर निकाल पाता है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते तो उनकी मेंटल और फिजिकल दोनों लाइफ है ना, और उनकी कामकाज पे भी ये चीजें असर करती हैं। दुख परामर्श में प्रयुक्त तकनीकें, इसमें कुछ तकनीकें जो हमारी हेल्प कर सकती है। मृतक या नुकसान के बारे में बात करें, जो आपका घाटा हुआ है उसके बारे में बात करें। भले आप किसी प्रियजन से कर सकते हैं, या कोई आपके पास नहीं है बात करने लायक, या किसी पे आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है कि वो आपको समझेगा नहीं करेगा, जज करेगा, आप काउंसलिंग ले, थेरेपिस्ट के पास जाएं, किसी साइकोलॉजिस्ट से मिले, उनसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताएं, ठीक है। बात करने से आपका मन हल्का हो जाएगा, आपकी जो भी अंदर की फीलिंग्स है, दुख, गुस्सा या पछतावा, वो सब चीजें जो बाहर आएंगी। दूसरा है, पता करें कि क्या वे दुखी है या आघात से पीड़ित है, वो सच में दुखी है या उस घटना से वो घटना उनको अंदर तक झकझोर के रख दिया है, ठीक है, उसकी वजह से वो दुखी है। यदि क्लाइंट अपने दिमाग में दुर्घटना की किसी छवि से मुक्त होने का संघर्ष कर रहा है, उस घटना से बाहर आना चाहता है, तो इस चीज में उसकी अंदर की जो शक्तियां हैं, उनकी जो फीलिंग्स, भावनाएं हैं, वो खुद उनकी हेल्प करेंगी। तो उनको कैसे हेल्प करेंगे, अगर जब तक वो अपनी अंदर की बातें जो है बाहर नहीं निकालेंगे, उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, और वो स्वयं भी नहीं कर सकते, ठीक है। पहचाने कि क्या उन्हें नुकसान के बारे में कोई अपराध बोध है, उनके अंदर गिल्ट है, उनको पछतावा है। यदि अपराध या दोष उनको अनुभव हो रहा है तो उनकी मदद की जा सकती है। उन्हें बिना किसी डर या झिझक के अपनी भावनाओं के बारे में बात करने दें। क्लाइंट में अपराध बोध की भावना हो सकती है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है, उनकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम आई है वो सब उनकी वजह से, किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है उनकी वजह से, कंपनी में घाटा हुआ है उनकी खुद की वजह से, ठीक है। तो ये चीजें उनको धीरे धीरे दुखी करने लगेगी, वो स्ट्रेस में आ जाएंगे, ठीक है। और ये चीजें धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ पे भी अफेक्ट करती है, जैसे किसी को मधुमेह हो जाता है, ठीक है, डायबिटीज हो सकता है, या हार्ट पेशेंट बन सकते हैं वो, ठीक है। तो उनकी जो भी प्रॉब्लम है उनको सामने रखिए। उनको अपराध बोध या शर्म महसूस हो रहा है तो उसको बाहर निकालना बातचीत के थ्रू। उन्हें स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता रखने और ऐसा जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें जो उनके प्रियजन उनके लिए चाहते हैं। कि आप खुश रहोगे तो आपका जो भी घाटा हो, वो लोगों का आना जाना तो रहता है जिंदगी में, ठीक है। कंपनी है तो घाटे में भी जाएगी, कभी प्रॉफिट भी तो होता है। तो इन सब चीजों के बारे में बात करना। तो ये हमारा यूनिट 7 में खत्म हो गया है। नेक्स्ट हम यूनिट 8 करेंगे। थैंक यू।